की यानी कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिस्की, इस स्कीम को लेकर के रियासती सरकार के बीच में, अपोजिशन के बीच में काफी ज्यादा खींचातानी ही नहीं चल रही है बल्कि धक्का मुक्की तक शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने सिस्की स्कीम का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के मफाद में होगा। उन्होंने पीडीपी पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है। तनवीर सादिक ने कहा कि अपोजिशन बेवजह भरम फैलाकर इस अहम स्कीम पर सियासत कर रही है। इस मौके पर वहीदुर्रहमान परा ने सरकार के बजट पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकार ने इस बजट में नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने और नशे की लानत से नौजवानों को रोकने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाया। इस मौके पर वहीदुर्रहमान परा ने सिस्की को जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक बताते हुए इस पर चर्चा करने की मांग कर डाली और इस पर बात करने के लिए ऑल पार्टी कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया। आज क्या कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर न सिर्फ सिस्की, न सिर्फ बजट, उससे रिलेटेड एक दूसरे से बयानबाजी या फिर कहिए कि हंगामासाजी दिखाते हैं। जबकि उतना था ही नहीं, आज 80,000 का कोई, ये हमें अब बताएंगे, वक्त आने पे इनको पता चलेगा। ये करें, हम चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो जाए। और अगर ऐसी बात होती तो इस मुल्क के जो बाकी स्टेट्स हैं वो सास की नहीं लेती। अगर ये इतना खराब प्रपोजल होता या स्कीम होता तो बाकी स्टेट्स क्यों लेती? ये लेनी है इसी के लिए ताकि डेवलपमेंट हो जाए। और मुझे लगता है आज जिसको मूर्खता दिखाती है वो आज वही उसके साथ साथ गिरवी रखा उसके जेब में एक माइक थी जो उसने कहीं दूसरे मेंबर को दी है। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज जो आज माइक लेकर आएगा वो कल कुछ और भी ला सकता है। तो हम अपील करते हैं कि सीसीटीवी पे चेक हो जाए, अगर ऐसा कुछ है तो कड़ी से कड़ी एक्शन हो। उन्होंने कहा कि गिरवी रखा है, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को गिरवी रख दिया। इस तरह की डेवलपमेंट नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान को चाहिए कि हम डेवलपमेंट करें। हर एक चीज में डेवलपमेंट होगी और सास की एक ऐसा प्लान है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन लेवल पे जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हकीकत ये भी है कि सर जम्मू एंड कश्मीर इज अंडरगोइंग मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स। और इस बात में कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो दरपेश चैलेंजेस है, ये आज तक 70 साल में हम कभी भी किसी को, असेंबली को, किसी हुकूमत को नहीं थे। मैं आपको लिस्ट दूंगा सर, हर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक्सपेंडिचर 0 हुआ है सर। इस वक्त आपका टोटल एक्सपेंडिचर साल का 12% हुआ है। तो नई बजट जो आपकी आज है सर 1,27,000 करोड़ के पास, उसका एक्सपेंडिचर कब होगा, ये कैसे खर्च करेंगे? और उसके बाद जो पुरानी वादे रहे, जो कंटिन्यू उमर साहब ने कहा कि चलता रहेगा, सफर चलता रहेगा, सफर चलता रहेगा, पैसे स्पेंड ही नहीं होंगे। कहीं ना कहीं देयर आर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। या तो आप उसको चेक करें कि स्पेंड क्यों नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट कि गवर्नमेंट डजंट हैव द मनी। इस साल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की ओपीडी 2 लाख है जम्मू कश्मीर में। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको नंबर्स क्योंकि नौजवानों में डिप्रेशन है। और ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है नौजवानों में सर, if government's focus in the budget has not been on human development, the entire focus is not on the young population. 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर, पीएससी और एसएसबी को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम। और 215 स्कूल जो फलायाम ट्रस्ट के स्कूल थे, बार बार बात हुई सर, गवर्नर रूल में भी फलायाम के स्कूल बंद नहीं हुए, अगर उनकी रिकमेंडेशन से हुई है, बट आपकी गवर्नमेंट ने की है, आपके साइंस है। कहीं ना कहीं आपको फलायाम स्कूल्स में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, चलिए जी जमात स्कूल है, उन पर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है क्यों बंद किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी गुजारिश है, एक मिनट फयाज साहब, मेरी गुजारिश है सास्की के बारे में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ तारिक साहब भी है, यहाँ मीर साहब है, तारिक अमीर साहब है, निजामुद्दीन साहब है, आप सभी लोगों को आप सास्की को डिस्कस करिए। व्हाट इज सास्की, व्हाट आर इंप्लीकेशंस ऑफ सास्की इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज डेथ ट्रैप जो श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो हर स्टेट में, जो फेल स्टेट में इस वक्त हो रहा है। वी आर सेलिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर पिटी लोन सर, पिटी इंटरेस्ट फॉर। आप सास्की को डिस्कस करिए। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्कीम यू आर डूइंग आफ्टर एब्रोगेशन। आपने मैंडेट लिया टू प्रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, टू रिक्लेम जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आर पुटिंग एंटायर स्टेट ऑन सेल टुडे। मोहल्ले हमारे
हमारे कोचे नरेगा में बनते हैं, PMGSY में बनते हैं, नाबार्ड से फंड होती है, CRF में भी सड़कें बनती है। जो शासकीय नाम से स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है, ये ग्रांट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये एक लोन है जो भारत सरकार मार्केट से उठाती है। शासकीय इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू द जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट लोन जो कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर सरकार किस कहने पे, हमने बोला आप हाउस कमेटी बिठाइए, क्या जम्मू कश्मीर में शासकीय की जरूरत है या नहीं? आप किसके कहने पे शासकीय को लागू कर रहे हैं? शासकीय क्या है पहले ये समझिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कॉलेजेस, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी दुकानें, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले, आपके कोच, उस वक्त कल को बोलेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की है क्योंकि डेट इतना ज्यादा होगा हम चुका ही नहीं सकते। हमारे पास जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमें क्वेश्चन डिफरेंट है। हमारी स्टेट से बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ खदशा है लोगों में कि हमारी जमीन खतरे में है, हमारा पानी खतरे में है। हमने देखा NHPC से हमें क्या नुकसान हुआ। ये वही है, ये जिस तरीके में आज एयर इंडिया को भेजा गया, जिस तरीके में एयरपोर्ट्स को भेजा गया पूरे मुल्क में, जब जियो ने मुफ्त सिम दिए उसका मतलब क्या था कि हम मुफ्त कम्युनिकेशन देंगे। आज आप देखते हैं जियो कैसे पूरा टेलीकॉम को कैप्चर करके बैठा है। इसी तरीके में स्पेशल शासकीय जो है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के नाम पे जो लोन है, ये जम्मू कश्मीर की जमीन को गिरवी रख रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिस रियासत के अंदर मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अक्सर अपनी बात में जिक्र किया है और हम भी यहाँ से कहते हैं कि कोई भी इनोसेंट कश्मीरी, हमारा युवा हो, हमारा सीनियर हो, कोई भी इनोसेंट कश्मीरी को कोई तंग नहीं करेगा। ये बार बार एश्योरेंस किया है। लेकिन अगर कोई शरारत करे, मैंने शरारत की तो मुझे भी पिटाई होगी। एक बार हम गए थे बॉम्बे टू गोवा टूर, तो मैं जम्मू का हूँ, तो शरारत करेंगे तो पिटाई हो जाएगी। लेकिन जो भी इनोसेंट है उसमें हम तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और यहाँ से मैसेज देते हैं कि किसी भी इनोसेंट कश्मीरी को उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए किसी भी रियासत के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्त वो होता है जो आपकी खामियों को उजागर करे। ये आपके दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पीठ थपथपाते हैं। हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी खामियों को उजागर करते हैं ताकि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा कर पाओ और अगले चुनाव में वो लोग जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो विश्वास की बहाली रहे। ये मैं कहना चाहता हूं। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का, चाहे उस तरफ से है चाहे इस तरफ से, जो वादा सरकार ने किया, एज ए MLA हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, तो सभी का अल्टीमेट टारगेट है कि हम लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम उन चीजों का जिक्र करते हैं यहाँ पे जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई यहाँ से मतलब नहीं है, फिर हम टाइम बर्बाद करते हैं। एनीवे, अब शासकीय की बात करते हैं हम। उमर साहब ने कहा कि जनाब ये सभी यूटीज के लिए बंद था, हमें दिया, तो कम से कम इसका अगर हम ये समझें कि जो मैडम बार बार बात कर रहे हैं या आपके मेंबर्स बात कर रहे हैं कि स्टेट का दर्जा, तो शासकीय का मतलब ये है कि आपको स्टेट का दर्जा मिलने वाला है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना, अदरवाइज तो बाकी यूटीज को नहीं दिया, हमें दिया। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उसके बाद हम बार बार इस मुद्दे को बनाए। तो आज मैं समझता हूं कि शासकीय के तहत हमने जो स्टडी किया है, पावर प्रोजेक्ट चूंकि जम्मू संभाग में, किश्तवाड़ में ज्यादा है, अदरवाइज हम बात करें तो उसमें हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, वादा किया है कि हम उसमें डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, इक्वल शेयर देंगे, लेकिन मैंने जहां तक देखा है मंत्रियों के इलाकों को और अपने जो मेंबर्स हैं उस इलाकों में फोकस रखा गया है। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है उसमें भी होगा, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी मेंबर पूरे तरीके से इसका विरोध करेंगे। अगर आप पिछले साल के बजट में जो हमारे वेलफेयर मेजर्स थे और इस साल के वेलफेयर मेजर्स को मिलाकर आज देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इस लिमिटेड सिचुएशन में यूटी है, हम रिसोर्सेस हमारे कम है, इस सिचुएशन में जितना 2 बजटों को लेकर कि फिलहाल अवामी वेलफेयर के काम इन बजटों के जरिए हाथ में लिए गए, मुझे नहीं लगता कोई इससे ज्यादा कोई और भी बैठा हो तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो लिहाजा उस चीज का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक गुड बिगिनिंग है, एक अच्छी शुरुआत है। और मुझे याद है, वो दिन भी याद है जब पार्लियामेंट के अंदर उमर साहब बैठे थे और उन्होंने कहा था कि 1 इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। वो जमीन किसी को नहीं देनी थी। मेरे कल्लू साहब बार बार कहते हैं आप एक धर्म के खिलाफ हैं। वहां पे बेशक एक धर्म के लोग जाते हैं वैष्णो
अमरनाथ यात्रा में, लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 99% बेनिफिट जो है वो मेरे कश्मीर के भाइयों को होता है। लेकिन आपको ये भी चीज पसंद नहीं थी जिसकी वजह से आपने स्टेट को अपने हाथों से गवाया है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स देके आपने स्टेट को अपने हाथों से गवाया है, ये हमारा कसूर नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पिछले साल के बजट में जो हमारे वेलफेयर मेजर्स थे और इस साल के वेलफेयर मेजर्स को मिलाकर आज देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस लिमिटेड सिचुएशन में यूटी है, हम रिसोर्सेस हमारे कम है, इस सिचुएशन में जितना 2 बजटों को लेकर कि फिलहाल अवामी वेलफेयर के काम इन बजटों के जरिए हाथ में लिए गए, मुझे नहीं लगता कोई इससे ज्यादा कोई और भी बैठा हो तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लिहाजा उस चीज का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक गुड बिगिनिंग है, एक अच्छी शुरुआत है। बड़ी बात यह है कि सिस्की जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। ये दरअसल 50 साल के लिए आसपास, इतने साल के लिए किसी स्टेट को एक बड़ी रकम दे देती है, बिजली पानी सड़क वगैरह बनाने के लिए सेंटर की तरफ से दी जाती है स्टेट को, लेकिन पहली मरतबा यूटी को दिया गया है। अब सवाल यह है कि किस कीमत पर दिया गया है। अपोजिशन का मेन सवाल यह है और इसी वजह से वो पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपको घर बंगला गाड़ी वगैरह वगैरह करने के लिए, ऐश और इशरत के लिए ये सारे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन किस कीमत पे? क्या आपको अदा करना है? फिर कैसे आप अदा करोगे? फिर क्या ये इन्वेस्टर्स जितने भी होंगे जहां जहां से आपने पैसे लिए हैं, क्या आप इन्हें अपनी जमीनें दोगे? क्या आप इन्हें खदानें दोगे? क्या इन्हें अपने पहाड़ उखाड़ने दोगे? क्या इतने जो वैलीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसे आप उनके हवाले करोगे? क्योंकि अदा भी तो करना है। कैसे करोगे आप? वो सारी चीजें आपके पास होनी भी तो चाहिए। या फिर 50 साल के बाद जब आप नहीं होगे तो जम्मू कश्मीर की जो नई जनरेशन होगी, क्या वो इस चीज को अदा करने के काबिल होगी? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म हैं, इसे समझने की जरूरत है। रुख करेंगे असेंबली का। हमारे साथ ख्वाहिश जुड़े हुए हैं लगातार, आज दिन भर उन्होंने असेंबली को कवर किया, देखा अपने गौर से, अपनी आंखों से, और सुना जो कुछ वहां पे चल रहा था, जिस तरीके से अपोजिशन और सरकार एक दूसरे से तकरार कर रही थी। सबसे पहले ख्वाहिश, क्या कुछ हुआ सिस्की वाले मामले पर डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आमिर, अगर मैं बताऊं कि आज जिस तरह से ये हाउस लगा और हाउस में बिजनेस जो हुआ है उसमें सिस्की का एक मामला बहुत ज्यादा उठा है। साथ ही साथ हमने कटरा रोपवे का मामला उससे देखा है। उसके अलावा हमने और कई सारे मामले देखे हैं जिसमें 70 और स्पेशल स्टेटस का भी जिक्र हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन जो की तरफ खींची वो सिस्की और स्कीम जो है उसने की थी, और जिसको लेकर जो हाउस जो है एडजॉर्न करना पड़ा, और एडजॉर्न करने से पहले वहां पे वॉकआउट हुआ, यानी कि बीजेपी ने वॉकआउट किया। पीडीपी और एनसी के विधायक आमने सामने आ गए थे, क्योंकि वहीद परा ने इस इशू को उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा सिस्की स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है, ये किन टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलने जा रहा है, और अगर सरकार इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाती है तो यकीनन इसको लेकर एक बहुत बड़ा असमंजस और एक क्वेश्चन मार्क जो है वो सबके लिए होगा कि अगर केंद्र ने ये पैसा दिया है, हालांकि ये स्टेट्स को दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता है, तो उमर अब्दुल्ला जो ये इसको लेकर अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली गए, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मुलाकात की और सिस्की स्कीम की मांग की कि वो जब बाकी स्टेट्स को दी जा रही है तो जम्मू कश्मीर के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। तो केंद्र ने उनकी बात को सुना और ये पैसा जो है 2000 करोड़ उसको ऐड किया। लेकिन बड़ी बात ये है, पीडीपी का ये कहना था कि क्या इस 2000 करोड़ के एवज में जम्मू कश्मीर का सौदा करके आए हैं। हालांकि ये कुछ तर्क बनता नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो फंड है ये मार्केट से उठा के दिया जाता है, तो अगर आप प्राइवेट फंड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आप उन जम्मू कश्मीर के कौन से रिसोर्सेज पे इस्तेमाल करेंगे, और जिन रिसोर्सेज पे इस्तेमाल करेंगे कल को ये डेट अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या जो कंपनीज हैं वो इस पर कब्जा कर लेंगी, वो अपना मलिकाना हक जता देंगी। और जो चाइना एक पॉलिसी खेलता रहा है छोटी कंट्रियों के साथ कि उनको भारी भरकम कर्ज दे देता है, और जब वो चुका नहीं पाते हैं तो फिर वहां की अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं बिगड़ जाती है, या फिर उनके मेन मिनरल्स के ऊपर चाइना कब्जा कर लेता है। तो क्या ऐसा ही कुछ केंद्र की स्कीम के कारण जम्मू कश्मीर के साथ होगा? हालांकि ये एक डाउट था जो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिस्की स्कीम जो है इसके तहत हर साल जो है वो स्टेट्स को पैसा सेंटर देता है,
अब जैसे जैसे अब चूंकि जम्मू कश्मीर को मिलना शुरू हुआ है, अब साफ तौर पे है कि इस बार मिला है, अगली बार भी मिलेगा, उसकी अगली दफा भी मिलेगा। तो यहाँ पर इन विधायकों का, खासतौर पर पीडीपी का ये कहना है कि आप बताइए कि इसको लेकर आपकी क्या पॉलिसी है, आप कैसे चुकाएंगे, और लगभग 50 साल की दायरे में इसको वापस रिटर्न करना होता है। तो ये क्या, इसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है? तो इसको लेकर बहुत हंगामा बरपा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर का विकास होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, और जो पैसा आया है ये लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि पीडीपी का ये कहना था कि यहाँ पर ये पैसे का फायदा साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा बजाय लोगों के, और इस पैसे का कर्ज जो है वो सब पर होता हुआ नजर आएगा, जो बर्डन है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। और उनका कहीं ना कहीं ये भी तर्क था कि भविष्य में कोई भी सरकार आएगी तो जब ये कह सकते हैं लोन उन पे जब होगा, डेट होगा, तो कैसे चुकाएंगे। ये कुछ मुद्दा था जो कि सेस्की का उठा। इसके अलावा और कई सारे मुद्दे थे जो कि अलग अलग। ठीक है, अभी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया ख्वाहिश, इसमें ठीक है समझ में आता है कि इंटरेस्ट फ्री एक लोन टाइप का होता है। क्या ये जो बजट मिला है करीब 43,000 समथिंग करोड़ रुपए, क्या इसी में से 2,000 करोड़ रुपए जो इजाफी मिला है 1950 करोड़, क्या इसी को सिस्की स्कीम के तहत दिया जाने की बात कही जा रही है? आमिर, जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट तय हुआ है उसके एडिशन में ये पैसा आएगा, यानी कि बजट में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो बड़ा हुआ बजट अभी कह रही है कि पिछली बार 41,000 करोड़ के तकरीबन कुछ बजट था, इस बार ये बड़ा है, तो यकीनन जो बड़ी हुई अमाउंट है वो सीएससी के जो पैसा है वो इसमें एडिंग हुआ है, तो यकीनन तभी ये राशि इसकी बड़ी है जो बजट की है, और ये काफी बड़ी राशि है देखा जाए तो, क्योंकि केंद्र जो है कई सारी बड़ी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में वो शुरू करने जा रहा है। खासतौर पर हम छावला कोट हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें जो कि चनाब खिते में बनेगा, तो ये बड़ी बात यह है कि ये डेवलपमेंट होनी है, और भी कई सारी डेवलपमेंट होनी है बड़ी बड़ी। हम देख रहे हैं कि टनल्स बन रही हैं, अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को राजौरी पुंछ तक लेने की बात की जा रही है, और कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो यकीनन सेंटर जो है जम्मू कश्मीर में बड़े सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, और वो कई सारे प्रोजेक्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहे हैं। हालांकि सेस्की का पैसा किस तरह से आएगा और किस तरह सरकार इस्तेमाल करेगी, क्या उसका ब्यौरा सेंटर लेता रहेगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी काफी ज्यादा अहम है। ख्वाहिश बनी रही है हमारे साथ, कुछ अहम खबरों के बाद आपकी तरफ रुख करता हूं। कटरा माता वैष्णो देवी रोपवे की बात कर लेते हैं। इसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर एहतजाज चल रहा है और रोजाना ये मुद्दा गरमाता है। अब इसकी गूंज जम्मू कश्मीर असेंबली तक पहुंच चुकी है, बाहर भी हो रही थी। आज विधानसभा पहुंचे कानी से विधायक डॉक्टर राजेश्वर ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। साफियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सरासर नाकामी है। कटरा में लगाए जा रहे रोपवे को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इससे कटरा के लोगों के लिए नाइंसाफी हो रही है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, और सरकार न सिर्फ लोकल बल्कि दीगर लोगों की, खासतौर पर माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। डॉक्टर राजेश्वर ने चेतावनी दी कि इस फैसले के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन और ज्यादा प्रदर्शन तेज किया जा सकता है। डेवलपमेंट में आपसे एक मुद्दे पे, स्पेशल मुद्दे पे जरूर बात करूंगा। डेवलपमेंट उतनी ही की जाए जिससे लोग खुश हों और हमारे नेचर को कोई प्रॉब्लम ना आए। आ जाइए कटरा में, देखिए कटरा में विवाद किस तरीके से, लोग आज सड़कों पे हैं। सारा का सारा कटरा शहर बंद हो गया है। बच्चे, औरतें, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग सभी रोड पे हैं। और पिछले साल भी ये प्रोटेस्ट हुआ सरकार को दिखाने के लिए कि हमें वो रोप नहीं बोलनी चाहिए, उससे हमारा कटरा शहर बर्बाद हो जाएगा, उससे उसके साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन जोर जबरदस्ती उन लोगों को जेल में डाला गया। अनशन पे बैठे थे वो लोग, जबरदस्ती उन लोगों को उठाया गया और आश्वासन दिया गया कि रोपवे नहीं लगेगा। लेकिन आज फिर से वहां पे रोपवे लगाने की कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश क्यों की जा रही है? जब उस रोपवे से कटरा पूरे शहर को फायदा नहीं है। हमारी आस्था माता वैष्णो देवी कटरा से होते हुए हमारे चरण पादुका, बाणगंगा, हाथी मत्था आदि शत इस रास्ते से होते हुए माता वैष्णो देवी गई। क्या जरूरत पड़ी कि आप इन सारे रास्तों को छोड़ के, इन माताओं को, चिन्हों को छोड़ के आप नया रास्ता बनाने शुरू हो गए? रोपवे से उनको वहां पहुंचाओगे? इनका वश चले तो ये माता वैष्णो देवी को घर में लाने की कोशिश करें।
बात यह है कि इस वक्त माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा कटरा में हंगामा चल रहा है और उसी हंगामे के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये अब मुद्दा असेंबली के अंदर चल रहा है और ये मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सैकड़ों साल से जो रोज़ी रोटी का एक ज़रिया था, ख़ासतौर पे घोड़ी वाले, पिट्ठू वाले, रोज़ाना के जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए खिदमत को अंजाम देते हैं, आखिर उनके लिए अब सहारा कौन बनेगा? क्योंकि अगर रोपवे प्रोजेक्ट बन जाता है तो फिर इनका कैसे, क्या अल्टरनेट सोचा है सरकार ने? शुभम हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं और ख्वाहिश भी। शुभम, क्या कुछ सूरत हाल है और कहां तक ये बात पहुंची, कटरा रोपवे वाली बात? बिल्कुल, देखिए आमिर, विस्तार से बताऊं तो पिछले लगभग 1.5 साल हो चुका है हम लोगों को प्रदर्शन करते हुए और बोर्ड प्रशासन के द्वारा रोपवे का काम जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है। हालांकि कई सारी बैठकें होनी थी पर वो नहीं हो पाई। पिछले दिनों एक डेलीगेशन जम्मू से कमेटी जो गठन की गई थी वो जरूर आई हुई थी और उसके साथ अलग अलग डेलीगेशन जो है वो मिले थे, पर कोई भी आपको कहे कि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाया था। विधायक बलदेव राज शर्मा की बात करें तो वो स्टार्टिंग से इसके पक्ष में है कि गंडोला जो है वो लगाया जाए। इसी के साथ संघर्ष समिति हो, अन्य कटरा के लोग हो, वो अभी तक इस चीज के खिलाफ है क्योंकि लोगों का जहां एक और आस्था के साथ खिलवाड़ है तो वही लोगों की रोजी रोटी का भी एक बड़ा अहम सवाल यहां पर आमिर खड़ा होता है। पर विधायक की बात की तरफ में रुख करूं तो बलदेव राज शर्मा पहले दिन से इस चीज के पक्ष में थे और आज भी उनका यही स्टैंड है कि गंडोला जो है वो लगेगा। पर लोग जो है वो लगातार सड़कों पर अभी भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल की बात करूं तो कल पहले एक विशेष बैठक जो है वो कटरा के एक मंदिर में हो रही थी और उसके बाद लोग जो है जब श्राइन बोर्ड कार्यालय की तरफ जा रहे थे तो उन्हें वहां पर रोका गया पुलिस के द्वारा। लेकिन बैठकों के दौर के बावजूद, शुभम, बैठकों के दौर के बावजूद, प्रोटेस्ट के बावजूद, अब असेंबली में गरमाया हुआ मुद्दा है, इसके बावजूद क्या सरकार ने या फिर श्राइन बोर्ड के जरिए इसका कोई अल्टरनेट सोचा नहीं गया? क्योंकि एलजी साहब खुद भी इस मीटिंग में लगातार शामिल हो रहे हैं और इस बोर्ड की प्रेसिडेंसी भी उनके हाथ में, तो अल्टरनेट क्या है इन लोगों के पास जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं रोपवे की? देखो, देखिए अमीर, आज असेंबली की ही बात करूं तो जहां जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि बलदेव राज शर्मा स्टार्टिंग से ही इसके पक्ष पर है। आज जब बलदेव राज शर्मा के द्वारा असेंबली में इस चीज की इसकी बातचीत रखी गई तो उसी के बाद डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर उनको बात करते हुए भी कहा कि आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। बात करें एलजी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी की तो उनके द्वारा एक कमेटी जो है वो गठन की गई थी जो 4 मेंबरी कमेटी थी जो कल पिछले दिनों भी कटरा में पहुंची थी, सबकी बातचीत उन्होंने सुनी थी, पर उसके बावजूद सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया। बात करूं तो एक और यहाँ घोड़ा चलाने वाले हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके जो प्रेसिडेंट भी है और कांग्रेस के एक जाने माने नेता भी है जिन्हें हम भूपिंदर सिंह जुब्बाल के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप घोड़े वाले जो है उन्हें 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे दो तो आप गंडोला कहीं से भी लगा लो। कटरा के लोग हो, पुराना द्रुड़ के लोग हो, जो माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर दुकान वाले हैं, उनका स्टार्टिंग से एक ही रुख है कि गंडोला हम किसी भी हालात में नहीं लगने देंगे। मतलब ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब बात असेंबली तक है। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड के कंधों पर अब एक बड़ा सवाल कि क्या लोगों के मसले हल होंगे? ठीक है, डेवलपमेंट आप चाहते हैं, लेकिन क्या इनका अल्टरनेट कुछ ऐसा सोचा गया है जिससे लोगों की रोजी रोटी ना मरे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है जो इन्हीं चीजों की श्रद्धा पे टिकी हुई होती है और घर चलाना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। शुभम। जम्मू कश्मीर में JKSSB के जरिए रोजगार की तलाश कर रहे नौजवानों से फीस के नाम पर बड़ी राशि वसूलने का मामला सामने आया है। आप नहीं समझे इस मसले को। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने इस मामले को लेकर के आज विधानसभा में एक सवाल पूछा। उनका कहना है कि रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने युवाओं से लगभग करीब 50 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपए फीस के रूप में लिए। यानी वैसे ही जैसे कोई रिक्रूटमेंट के लिए कोई वैकेंसी निकली और उसमें 1000, 1200, 1500 रुपए एक कैंडिडेट को भरना है उस रिक्रूटमेंट में अपने आप को फॉर्म के नाम पे या फिर सुविधाओं के नाम पे वगैरह वगैरह। अब वही चीजें अगर बाद में रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो क्या पैसे वापस मिलते हैं? नहीं ना। यहां पे वही खेल है। 50 करोड़ रुपए लगभग रिक्रूटमेंट के नाम पे लिए गए, बाद में
पेपर जो है या तो लीक हो गए, कैंसिल हो गए, रद्द हो गए या अभी हुए ही नहीं है। तो ये 50 करोड़ रुपए आखिर किसके पास है, किसका, कौन इस्तेमाल कर रहा है, और क्या JKSSB या सरकार की ये जिम्मेदारी है या नहीं कि ये वापस करे। वैकेंसीज निकालने के नाम पर, फॉर्म भरवाने के नाम पर जो बेरोजगार बच्चों से आपने पैसे लेकर के 50 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं, आखिर उसका हिसाब कौन देगा, यही सवाल अब आम लोगों के भी जहन में है। और सबसे बड़ा कि असेंबली में इस चीज को लेकर के लगातार आवाज उठाई जाती रही है कि क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ ठगी की गई है। पतमो 4 वरियों पे जम्मू कश्मीर में JKSSB एप्लिकेशन फीस जमा कोर सह 48 करोड़ जम्मू कश्मीर मज वुचन आमुत। अमुक मतलब यह कि बेरोजगारी उरूजस पे तो यम यतिक नौजवान तिम लगातार कोशिश करान कि JKSSB मज यम ते फार्म नेरान तमन मज अप्लाई करान तो नौकरी हासिल करने खतर इंतहा कोशिश करना। यह बेरोजगारी यीचा उरूजस पे कि पतमो 2 वरियों पे यानी कि 2024-2025 मज आय 48 करोड़ रुपये JKSSB फीस तो यम नौजवान तिम एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन यमन मज फीस बुरुख या गई तिमन गो डेट एक्सटेंड या कैसन मन एडवर्टीजमेंट द्राम नोटिफिकेशन द्राम तिमन आमुत वुनिक तम एग्जाम कर। तो अत बेरोजगारी पे कित पे बढ़ान, क्या पज अस करुन, यह जान खतर फिरदौस इलाही सब अख कंसर्निंग इशू वनकस 48 करोड़ आव 2 वरियन मज फीस JKSSB क्या तुम बासान क्या यीच बेरोजगारी उरूजस पे अत मज क्या बासान मेन चीज क्या 48.48 करोड़ यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली 49 करोड़ 49 करोड़ आमुत 10,500 एप्लिकेशन SSB आमुत तम कि एवज 49 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ये आमुत वुचन कि रुपये हसा SSB कर्म कलेक्ट। अम सु तरह फिक्र कि अनएम्प्लॉयमेंट कचा अगर वो सेप्टेम्बर जुलाई सेप्टेम्बर 2025 तोतस तान आमुत वुचन कि 6.1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट इन होल कंट्री वुनकस अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो मुल्क की मतलब सारे खुद ऊपर दर्जस मज वुनकस वुचन। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो खासतौर पे नौजवान भी आप पूछ रहे हैं। ख्वाहिश हमारे साथ बने हुए हैं। ख्वाहिश, क्या था पूरा मामला और किस तरह से नौजवानों या बेरोजगार नौजवानों से रिक्रूटमेंट के नाम पे, खासतौर पे वैकेंसीज के नाम पे पैसे लिए गए और इस पे आप सवाल उठ रहे हैं असेंबली में? बिल्कुल आमिर, PDP के विधायक वहीद परा ने ये सवाल सरकार से पूछा कि आखिरकार क्या कुछ पैसा है जो वो JKSSB और JKPSC ने पिछले 2 सालों में लिया है। इसमें 2023 से लेकर 2025 तक जो आंकड़ा सामने आया है, 48 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो JKPSC और JKSSB ने कलेक्ट की है जम्मू कश्मीर के युवाओं से। ये वो एजेंसीज हैं जो कि रिक्रूटमेंट करती है और सरकार अपने अलग अलग विभागों की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज जो है वो ट्रांसफर करती है। अब बड़ी बात ये है, अब आप ये अनुमान लगाइए कि 48 करोड़ अगर ये एजेंसी ने कलेक्ट किए हैं तो इम्तिहान उस पर कितना खर्चा हुआ होगा। और बड़ी बात ये है कि बहुत दफा कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनका रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ, और कुछ एग्जाम ऐसे थे जिनका रिजल्ट आउट हुआ लेकिन बाद में वो जो है उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई, कुछ उसमें आप कह सकते हैं कि इल्जाम लगे, कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद वो वैकेंसीज नहीं फुलफिल कर पाई और जो बच्चों ने एग्जाम्स में हिस्सा लिया था उनकी मेहनत जाया हो गई, उनके पैसों को रिफंड नहीं दिया गया। और वहीद परा का यही कहना था कि उमर सरकार ने वायदा किया था कि फॉर्म फिल करने के लिए हम निल रकम रखेंगे, यानी कोई शुल्क नहीं लेंगे। जब भी किसी बच्चे को नौकरी के लिए आवेदन देना है, फॉर्म भरना है, एग्जाम में बैठना है, तो वो चाहे JKSSB का हो, JKPSC का हो, बिना किसी शुल्क दिए जो है वो इम्तिहान दे सकते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों में, हालांकि उमर सरकार को 1.5 साल ही हुए हैं, उससे पहले का जो थोड़ा कुछ वक्त है उसको भी काउंट किया गया है,
उस दौरान जो इम्तिहान JKSSB या JKPSC में लिए थे उसका भी डेटा है, और उसके बाद से जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग महकमों के, तो उसमें ये राशि जो है इकट्ठी की गई है। 48 करोड़ बहुत ज्यादा, लगभग 50 करोड़ ही आप कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि गरीब गुर्बत जो जनता है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, कुछ AAY से हैं, कुछ BPL से हैं, सब इतने समर्थ नहीं होते हैं उनके बच्चे 1000-1000, 1200 जो है इम्तिहान के लिए फॉर्म की फीस दें, और एक बार नहीं कई बार उनको देना पड़ता है क्योंकि अलग अलग महकमों में। तो आखिरकार सरकार तो नौकरियां दे नहीं पा रही है, तो क्या इसका कोई जवाब दिया गया सरकार की जानिब से? ख्वाहिश देखिए हमें जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ही सरकार ने आज जारी किया, उसी के बाद ये पता चला कि इस तरह की रकम जो है वो जो JKSSB JKPSC ने वो इकट्ठा किया। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्योंकि उमर के पास खुद है, उनके जरिए जवाब आया था। लेकिन उसके बाद खास तौर पर रोज तो निकलना बनता है, और इसको लेकर जब आंकड़ा सामने आया तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई 48 करोड़ आपने ले लिया, नौकरियां कितनी थी, और आपने बहुत बार आपने एग्जाम्स कंडक्ट किए, बाद में क्रैश कर दिए, तो वो पैसा क्यों नहीं रिफंड किया? आप पैसा रिफंड कीजिए, क्योंकि आपने अगर इन एजेंसीज ने वो पैसा अगर बैंकों में एज इंटरेस्ट भी अगर उसका इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पैसे का 48 करोड़ का कितना ही इंटरेस्ट उन्होंने बना दिया होगा। वहीं जो जिन बच्चों ने ये पैसे दिए हैं, और बड़ी बात यह है कि दूर दूर से आके सेंटर तक पहुंचते हैं बच्चे, कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए थे जो बहुत दूर दूर सेंटर थे, बच्चे पहुंच नहीं पाए, कई एग्जाम मिस हो गए, कुछ पहुंचते भी हैं, बाहर रहना पड़ता है, होटलों में खाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का किराया, यानी कि एक इम्तिहान के लिए उन्हें काफी खर्चा करना पड़ता है। उसके बावजूद भी क्रैश हो जाता है, कभी रिजल्ट आउट नहीं होता, कभी कोई एलिगेशन लग जाता है भर्ती पे, कभी कोई धांधली का। ये है कि सरासर इसमें सरकार की नाकामी है। आपने बेरोजगार नौजवानों से ही पैसे लिए रोजगार के नाम पे, और उसके बाद वो वापस भी नहीं हुआ और सरकार के पास जमा है, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल अब सर उठाने लगेगा असेंबली के बाहर भी, क्योंकि नौजवानों को बहुत ज्यादा पता भी नहीं, क्योंकि वो तो बस रोजगार को तलाशने के लिए अपने आप को खपा देते हैं, या जो भी घर की सेविंग होती है वो भी लगा देते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार के पास। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। रेल के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने अनंतनाग शोपियां के बीच में मुजव्वजा रेलवे ट्रैक को, यानी कि जो रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट पहले से ही प्लान्ड थे, उसे फिलहाल रोकने का ऐलान किया है, जिससे इलाके के किसानों और बागबानों को या एग्रीकल्चर की लैंड से जुड़े हुए किसानों को बहुत ज़्यादा फायदे की उम्मीद है। किसानों का कहना था कि रेल अलाइनमेंट से सिंचाई नहरों को नुकसान पहुंचता और फसलों को नुकसान पहुंचता। उसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर वगैरह की ज़मीन जो है वो तबाह हो जाती, क्योंकि फिर इन पे ही तो गुजर बसर होती है यहाँ के लोगों का। फैसले के बाद कई गांव में लोगों ने जश्न मनाया, इत्मीनान की सांस ली और कहा कि ये कदम सरकार के लिए बहुत बेहतर, और इसी के लिए हम आवाज उठा रहे थे। हालांकि मुकामी लोग इस प्रोजेक्ट पर मुकम्मल पाबंदी की मांग कर रहे हैं। ये स्टे ऑर्डर है, वक्ती तौर पे रोक है, लेकिन फाइनली इसे कैंसिल नहीं किया गया है। क्या पता कि आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ को फिर से शुरू कर दिया जाए, फिर से लोगों की जो टेंशन है वो बढ़ जाए। ज़मीनी हकीकत वो बहुत ज़्यादा अलग है, और इसी चीज़ को लोग बदलने की अब मांग कर रहे हैं, यानी कि फाइनल कोई ऐसा ठप्पा लगाया जाए, मोहर लगाया जाए, जिसकी वजह से लोगों को इत्मीनान हो जाए कि अब रेलवे प्रोजेक्ट को इन इलाकों से, इन बागों से, इन खेतों से नहीं गुजारा जाएगा। हुकूमतन कोर्मुत ये ऑर्डर कि हसा कड़ो काकपोर पे बराबर शुपियन तम रेलवे प्रोजेक्ट निमो यमि जन लेंगथ 19 किलोमीटर गोडनेथ यह चीज़ वुचुन यह सानो बागों मज नेरान येल कि जन बराबर काकपोर पे शुपियन तम यथ मन जन कूस, थैरन, खरमपुर या हचक यम गाम अत मज यम सात इन गामन मुशाहिद करान कि अकि जराए मुताबिक इन अत शुपियन पे बराबर काकपोर तम 7.5 लाख ूंट कुल चढ़न। यम सात वुचान अमुक इम्पैक्ट क्या पे यथ जनरेशन पे, यम सात यह कथ वुचान कि यह जन शुपियन यह पहाड़ी इलाक, ये जन अक्सर 95% यम जन खलक तिम फ्रूटस पे मुनहसर। यम सात कुल इन यमन नश षटन यानी यमन नश गस ऑटोमेटिक इनकम सह सोर्स सह गस खत्म। लिहाजा वनकस हुकूमतन यह दिलजन हालात पेंडिंग थमत। लिहाजा हुकूमतस मुआदिबाना गुजारिश करान
कि युस जन तय वनकस प्रोजेक्ट पेंडिंग छु थोमुत यह गोस फिल फोर कैंसल गछुन और अछ तमाम तिमन पन्नन आला हुजरातन और खास कर इमन पन्नन MLA साहिबान चाहे शौकत हुसैन गनाई सोब छु सोन MLA या शबीर अहमद कुल्ले या इथे पट मोहम्मद यूसुफ भट्ट सोब यमो जन वक्तन फवक्तन सन आवाज आला हुकामन तय वातनो खास कर जी मीडिया ते तहे दिल सान शुक्रगुजार यम जन वक्तन फवक्तन अस साथ रोज दिवान युथुय हसा यह रात यह पोस्टर लुकन हिंदन नजरन तल गुजरो लुकन निश हसा आय सा उम्मीद हसा आय तिमन बे कि तिम हसा वनकस खुशी हासिल करान कि हर कुन गामस मन वनकस सिर्फ अत कथ पे बहस गसान कि युस जन सोन मसल यह लोग हल गसने लिहाजा हुकूमतस ति पज अथ कथ पे गौर फिक्र करन कि पब्लिक डिमांड क्या युस जन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया वनकस तिहिंद तहे दिल शुक्रगुजार कि तिमो युस जन वनकस मतलब आर्डर कोड़मुत यह थो तिमो फिलहाल पेंडिंग तिमो दोप युस जन वनकस काकपोर पे बराबर शुपियन ताम 19 किलोमीटर रेलवे लाइन गुजारन ना करो ताम कम कह यह हसा फिलहाल पेंडिंग मगर खास कर तिमन भी अकि फिर मुआदिबाना गुजारिश करा और तिमन पज वनकस यह फिल फोर यह प्रोजेक्ट कैंसल कर ताकि आवाम बचे अमि मुसीबत। तो अब तो मसले ख़त्म हो गए और अब क्यों आवाज़ उठ रही, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। जुनेद, क्या कुछ हो रहा है, लोगों का कहना क्या, वो क्या चाह रहे हैं? अब तो रद्द हो गया, स्टे लग गया इसके ऊपर, अब प्रोजेक्ट नहीं बनना है, अब क्या चाह रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कुछ जो है टाइम पहले हमने देखा था कि मरकजी सरकार की तरफ से कई सारे जिला शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग के मुख्तलिफ गाँव में जो है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो है सर्वे दिखाए गए और उसके बाद जो है लगातार एहतियात किए गए और लगातार जो है जहां जिन इलाकों से ये रेलवे जो है निकलती थी और एहतियात किए गए और बाज़ाब्ता तौर पर देखिए एक आवाज उठाई गई और एक आवाज किस तरह से उठाई गई कि रेलवे मिनिस्टर ने मजबूर होके उन्हें जो है हाल तक रखने के पे जो है मजबूर है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो है जिला शोपियान की या फिर पूरे साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो उनपे जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है उनपे जो है फिलहाल रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टे लगाने का जो है हुक्म दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है ये स्टे लगने से यहाँ के बाग मालिकान, यहाँ के जो है किसान है करोड़ से वो खुश तो है, लेकिन वो अभी वो राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि देखिए फिलहाल जो है इस पे कहा गया है कि इसकी जो है रोक लगा दी गई है। देखिए ये यहाँ के मकामी लोग चाहते हैं कि पूरी तौर पर इसका जो है कैंसल ऑर्डर निकला जाए। अगरचे जो है कहीं कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जो है एक और सर्वे रेलवे के तहत की गई थी और उसके बाद वहां से वो सर्वे पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई और कुछ दिन पहले जो है ये सर्वे निकाली गई। तो लोग उसी तरह चाहते हैं कि जिस तरह से वो पुरानी सर्वे जो है पूरी तरह से जो है कैंसिल कर दी गई और ये भी जो है कैंसिल की। उन्होंने मरकजी सरकार, यूनियन मिनिस्ट्री रेलवे को जो है पुरजोर अपील की है कि वो यहाँ के किसानों को जिस तरह से पहले भी बिल्कुल और उनके मसले हल करें, क्योंकि ये वक्ती तौर पे स्टे है और उसके बाद फिर जाकर के लोगों के मसाइल झुके तू पड़े हुए हैं। पता नहीं कल होकर के फिर से ऑर्डर जारी कर दिया जाए और लोगों की जमीनों को रोन दिया जाए, कौन जिम्मेदार होगा? शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट के लिए। जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वैसे कमजोर मत समझिएगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है पहाड़ को भी अपनी जगह से उखाड़ फेंकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तेज हवा है जो हमारी ऊपरी लेयर पे चलती है और बड़ी तेजी से पहाड़ों से टकराती है और फिर उसकी वजह से मौसम बदलता है। फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की उम्मीद है जिससे कई मकामात पर हल्की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। कुछ जगहों पे दरमियानी बरसात का इम्कान है और एक कमजोर सिस्टम 17 फरवरी के आसपास एक्टिव होने का अंदेशा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि इसकी जो स्पीड होगी खासतौर पे हवाओं की उतनी तेज नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी अच्छी होगी। 14 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी। सिस्टम की रफ्तार या रुख में तब्दीली पर अपडेट दिया जाएगा। मौजूदा पेशन गोइयों के मुताबिक महीनों के बाकी हिस्सों में कोई बड़ी बारिश या बर्फबारी नजर नहीं आ रही है, जिससे फरवरी में बारिश की किल्लत बढ़ सकती है। लगातार खुश्क मौसम की वजह से दरख्तों में जल्द फूल आने यानी कि अर्ली ब्लूमिंग का खतरा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर अमूमन ठीक रहा लास्ट कुछ दिनों से और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर फोकास्ट नहीं है।
तो अभी 9, 10 खासकर 11 के बीच में एक लाइट स्पेल के चांस हैं, हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। और कल इवनिंग को भी खासकर 6 इवनिंग को एक फीवर WD है, तो लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। बाकी सच 15 फरवरी तक फिलहाल कोई मेजर फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस बीच जो है दर्जात में भी जो है इजाफा देखा गया है, मिनिमम टेम्परेचर में भी और मैक्सिमम टेम्परेचर में। और कमिंग डेज में फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं अभी दवा पाशी का काम, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का, मैनवरिंग का, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 10 फरवरी। और इसी तरह जो हायर ईस्ट के अंदर लोग रहते हैं, एवलांच के अभी भी जो है खतरात हैं, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। खासकर जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं या स्लोपी एरियाज हैं, वहाँ पे अननेसेसरीली वेंचर आउट ना करें। और उसके बगैर जो ट्रेवलर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो अपना जो सफ़र है उसको ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से जो है शेड्यूल करें। और ट्रैवल करने से पहले हाईवे स्टेटस, रोड स्टेटस ज़रूर जाए। तो बड़ी बात यह है कि क्या ये सारी चीज़ें ख़तरनाक है और क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में फिर मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, और क्या जो अभी बदलाव हुए थे उससे पानी की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है, वगैरह वगैरह। मीर हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मीर, लगातार आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। मैं समझने की कोशिश करूँगा जम्मू कश्मीर का मिजाज, और उसके साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदलाव हुए हैं मौसमी, उसकी वजह से पानी वगैरह की जो समस्याएँ थी, चाहे पीने के लिए हो या सिंचाई वगैरह के लिए, इसकी आपूर्ति हो पाई, और क्या आने वाले दिनों में जो बारिश होने की संभावना है उससे हम कुछ पॉजिटिव उम्मीद रखें? देखिए, बिल्कुल अगर आप जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करें तो जो जुलाई कलान एक पीरियड था, हार्शेस्ट पीरियड माना जाता है बेसिकली विंटर्स का यहाँ पे, वो ऑब्वियसली ओवर हो चुका है। अब जो उसके बाद की जो सूरत हाल है, यानी कि उसके बाद जो पॉसिबिलिटी थी, चाहे हम रेनफॉल की बात करें या स्नोफॉल की बात करें, लेकिन हमें उसके बाद भी ड्राई स्पेल देखने को मिला। इनफैक्ट जो जुलाई कलान के 40 डेज थे उसमें भी हमें ड्राई स्पेल देखने को मिला। उसमें 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आई उसमें, लेकिन वो छोटी सी एक मुद्दत थी जिसमें हमें यहाँ पे बर्फबारी और बारिश देखने को मिली। चाहे हम प्लेन एरियाज की बात करें या हाई प्लेटो एरियाज की बात करें, हाईलैंड्स की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, या जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे हमें बर्फ अच्छी खासी देखने को मिली, जो कि तकरीबन 5-6 इंच के हवाले से या 1 फुट के आसपास भी रिकॉर्ड की गई जब हम बालाई इलाकों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो उसका उतना बड़ा ज्यादा जो इम्पैक्ट जो है वो प्लेन एरियाज में उस हद तक नहीं देखने को मिला। हालांकि जो ड्राई स्पेल का एक सिलसिला था वो इन बीच बीच में जो 2-3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आई, उस स्पेल को उसने तोड़ा डेफिनेटली। लेकिन जो आपूर्ति की अगर हम बात करें, जो उसमें एक कमी जो हमें जो देखने को मिल रही थी, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की बात करें, वाटर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी या स्कैर्सिटी की अगर हम बात करें, रिवर झेलम की जो सतह थी उसके कम होने की अगर हम बात करें, मौसम में जो पोल्यूशन था या हवा में जो पोल्यूशन था उस आलूदगी की बात करें, या जो AQI के जो हमारे इंडेक्सेस थे जो कि 500 के आसपास हमें श्रीनगर के देखने को मिल रहे थे, उसमें जो है किसी हद तक जो है कमी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, उस पर फर्क हुआ है। लेकिन जो कि एक सीजनल लेवल पे एक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम रेनफॉल की बात करें या स्नोफॉल की बात करें, इन पर्टिकुलर खास चीजों के लिए। और जब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्लांटेशन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खासतौर पर डायरेक्टली वेदर की इन डिस्प्लेसमेंट्स और इन वेदर की मूवमेंट्स और पैटर्न्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आने वाले वक्त में हमें यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो या हॉर्टिकल्चर की या फ्लोरिकल्चर की सूरत हाल देखने को मिलेगी। उस पे आने वाले वक्त में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म और ड्राई स्पेल यहाँ पे देखा है और बड़े मुख्तसर तौर पर जो है हमें यहाँ पे रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिल रही है। और करंट जो फोरकास्टिंग वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है उसके मुताबिक 10 और 11 तारीख के बारे में जिक्र किया गया है कि एक फीबल यानी कि एक कमजोर सतह की हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकती है, और उससे हमें हल्के तौर पर यहाँ पे जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे हमें बर्फ देखने को मिल सकती है, या जो इनके साथ एलाइड इलाके हैं वहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि पर्टिकुलरली 2 दिनों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन क्या जिस तरीके से वक्त से पहले फूलों के आने की बात कही जा रही है, फलों के पकने की बात कही जा रही है, इससे पहले हमने देखा भी था करीब 6 महीने साल भर पहले इस चीज को हमने लगातार कवर किया था, हाईलाइट किया था कि यहाँ पे वक्त से पहले फल पक जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। अभी
फूलों की बारी है कि अभी पेड़ में ऐसे फूल आ जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्या ये वो सारी चीज़ें हैं जो मौसमी इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, और क्या ये निगेटिविटी खासतौर पे किसानों के खाते में जाएगा? यस, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो यहाँ पे सीजन जब शुरू होता है तो हमें सबसे पहले जो ब्लॉसम देखने को मिलती है वो आलमंड ट्रीज की देखने को मिलती है, और सबसे पहले पूरे कश्मीर में हमें श्रीनगर में ही देखने को मिलती है, जिसे हम कश्मीरी लैंग्वेज में बादामारी का बाग कहते हैं। और यहाँ पे हमें पिछले 3 वर्षों से लगातार ऐसा हुआ है कि हमें पहले ही जो ब्लॉसम्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और जो उनकी एक मुद्दत जो होती है, जो रहने की जो मुद्दत होती है, वो जल्द ही खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम टूलिप गार्डन की भी बात करें तो वो बड़े ही मुख्तसर वक्त के लिए रहा, जबकि उसका एक टाइम पीरियड रहता है अराउंड 22 to 25 डेज के लिए वो रहता है, लेकिन उससे पहले ही मौसम की तब्दीलियों की वजह से उस पर भी जो है असर पड़ा, और उसको एक बैलेंस करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने एक कदम उठाया था, जिसमें उन्होंने क्रिस्थेनियम के पौधे यहाँ पे लगाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम टूलिप से उस हद तक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे इस मौसम की डिस्प्लेसमेंट की वजह से, क्रिस्थेनियम से उसको कहीं ना कहीं से जो है रिम्बर्स किया जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसको बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बैलेंस नहीं किया जा सकता। आप ग्लेशियर्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आप आसमान में बादल खुद नहीं बना सकते हैं, उन बादलों से जो बारिश बनती है उससे जो जमीन में नमी होती है एक पर्टिकुलर और टाइम के लिए, उसको हम पैदा नहीं कर सकते। कई सारी चीजें हैं जो कि खासतौर पर फार्मिंग, एग्रीकल्चर के साथ, फ्लोरिकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, और जब ये ड्राई स्पेल का सिस्टम चलता है उसकी वजह से जमीन को वो नमी नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाए, एक पेड़ को उसी तरह से पोषण दे पाए जो उसकी सीजनल रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें शायद कहीं ना कहीं पे ये मुतासरा हालत जो है कश्मीर डिवीजन में इन पर्टिकुलर जो हमारे सीजनल प्रोडक्शंस होती हैं, चाहे फ्लावर्स की बात करें, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, हर्ब्स की बात करें, या यहाँ पे पेड़ों पे जो मेवाजात उगते हैं उनकी अगर हम बात करें, शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें उसके मुतालिक कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। और बहुत बड़ी सिचुएशन तो है, ये साफ तौर पे झलक रहा है, क्योंकि देखिए लगातार हमने कई साल से ये चीज़ें देखी है, और अब इस चीज़ को ऐसा लग रहा है कि शायद ये एज यूजुअल की रूटीन में चलता जा रहा है, और ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा घातक होगा। इसके लिए कदम उठाने होंगे। शुक्रिया मेरे तमाम मालूमात और तमाम अपडेट के लिए। तो ये सिचुएशन अलार्मी है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने एक तारीख रकम करते हुए आज पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। पहली बार इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में जम्मू कश्मीर ने मेजबान मध्य प्रदेश को 56